राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश और प्रदेश में समय चुनाव की सरगर्मियां अपनी चरम सीमा पर हैं। राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों से लेकर के पार्टी प्रत्याशी सभी जमकर प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन इसी चुनाव प्रचार के बीच में चुनाव आयोग के आदेश की भी जमकर अवहेलना हो रही है। चुनाव आयोग ने आदेश की अवहेलना पर अब सख्त निर्देश देते हुए चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को धार्मिक मुद्दों और अग्निवीर योजना पे बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने यह सलाह दी है कि स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में मर्यादा का भी ख्याल रखें, अनाप शनाप की बयानबाजियों से बचें। चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि चुनाव प्रचार की गुणवत्ता में बेहद गिरावट आई और इसी के चलते आदेश को जारी करना पड़ा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों से देश की सेना के राजनीतिकरण न करने की सलाह दी है, तो वहीं बीजेपी को भी ऐसी बयानबाजी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है जिससे समाज में विभाजन पैदा हो। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि आधारहीन बयानबाजी न करें, संविधान को खत्म करने और अग्निवीर योजना को खत्म करने वाले बयान न देने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रचारकों और उम्मीदवारों को साफ निर्देश हैं कि रक्षा बलों पर भी वो राजनीति न करें। इसके साथ ही रक्षा बलों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को लेकर विभाजनकारी भाषण न देने के भी आदेश दिए गए हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने महालक्ष्मी स्कीम को लेकर भी चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत की। दरअसल कांग्रेस ने 8500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। बीजेपी कांग्रेस पर अभी से इस योजना के फॉर्म भरवाने के आरोप लगा रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा कर रही है। तो आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अहम सवाल यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के ये जो निर्देश है उनकी अनदेखी क्यों हो रही है। क्या भीड़ देख करके जो नेता हैं वो होश खो देते हैं? ये महत्वपूर्ण है, जो कि चुनाव प्रचार में अब बहुत कम वक्त है। 25 तारीख को मतदान होना है प्रदेश के अंदर, लेकिन उन सब के बीच में जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं और उस पर चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं वो बेहद अहम है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। मैं 2 चीजें आज आपको बताता हूं। किसानों की बात कर दी, मगर एक हम ऐतिहासिक काम जो आपको हिला के रख देगा, हरियाणा के महिलाओं को, गरीब परिवारों को ये हिला देगा। आप सपना भी नहीं देख सकते, उस सपने को हम 4 जून को पूरा करने जा रहे हैं। अब आप सोचिए, हरियाणा के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर जात, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, बेरोजगार युवाओं के परिवार, जो भी गरीब है, जिनको नरेंद्र मोदी ने गरीब बनाया, उनकी लिस्ट बनेगी। हरियाणा में करोड़ों लोगों की लिस्ट बनेगी, हर प्रदेश में बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, ठीक है? उसके बाद 4 जून को इंडिया सरकार बनेगी। 4 जुलाई को काम शुरू होगा। 4 जुलाई को
हरियाणा में करोड़ों लोग जगेंगे, अपने बैंक अकाउंट को करोड़ों महिलाएं चेक करेंगी और 4 जुलाई बैंक अकाउंट के अंदर 8,500 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में मिलेगा। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? 8,500 रुपए डाल दिए जुलाई में, तो क्या हुआ? अगस्त में 8,500 रुपए, सितंबर में 8,500, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, खटाखट अंदर। ऐसा झटका लगा नरेंद्र मोदी को, अब अपने भाषण में बोल रहे हैं खटाखट। भाइयों और बहनों, आपने कभी सोचा कि हरियाणा के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया सरकार डालेगी? आपने कभी नहीं सोचा था। यह काम हम 4 जून को शुरू करने जा रहे हैं। मैं तो कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। जब आजादी हासिल हो गई 1947 में, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस के झंडे के तले सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और हमने आजादी हासिल की है। इसलिए कांग्रेस इस नाम का दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग सत्ता हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को भंग कर दो। कांग्रेस के लोगों ने सत्ता के लोभ में महात्मा गांधी की बात भी नहीं मांगनी, बापू की बात भी नहीं मानी और कांग्रेस को जिंदा रखा। 52 वर्षों तक लगातार अखंड इन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहनों भाइयों, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, हमारी कोई बात गलत हो वो अखबार के पन्नों पर लिख देंगे। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। तो राजनीतिक बयानबाजियां आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जारी हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग ने भी इसको लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं, किस तरह की बयानबाजियों से बचा जाए जिसमें विभाजनकारी बातें ना हों, जिसमें सेना को लेकर के उसके राजनीतिकरण ना किए जाने की बात कही गई है और जो आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आ रही हूँ इस तरह की गतिविधियों से भी परहेज करना है। और इस पर अगर राजनीतिक पार्टियां या उनके स्टार प्रचारक या नेता अगर इसको नहीं मानते हैं तो फिर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। ये निर्देश भी चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। लेकिन अब पार्टियां मर्यादाओं का कितना ख्याल रखती हैं, जो कि चुनाव अब बिल्कुल अपने अंतिम मुहाने पर है और चुनाव प्रचार प्रसार में आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जो कि 25 तारीख को मतदान होना है, तो कुछ घंटों का जो समय है वो बचा हुआ है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसलिए राजनीतिक बयानबाजियां उसी तरह से आपको दिख रही हैं कि तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अब चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद अभी भी जो बाकी बचा हुआ समय चुनाव प्रचार का है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगी? क्योंकि निर्देश इलेक्शन कमीशन ने पहले ही दिन, आपने देखा जिस दिन चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई थी उस दिन बाकायदा चुनाव आयोग की ओर से निर्देश जो हैं वो जारी किए गए थे कि किन किन चीज़ों की मनाही रहेगी। लेकिन अमूमन आप देखते हैं कि जब चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर होता है तो इस तरह की बयानबाजियां होती हैं और कुछ उसी प्रकार की बयानबाजियां आप देख रहे हैं कि इस बार भी लगातार हो रही हैं। और शायद यही वजह है कि अब चुनाव आयोग को इस पर और सख्ती बरतते हुए दोबारा से ये निर्देश देने पड़े हैं कि चाहे सेना के राजनीतिकरण की बात हो, चाहे धार्मिक आधार पर विभाजनकारी बयानों की बात हो, इन सब को लेकर के चुनाव आयोग ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि इस तरह की जो प्रचार प्रसार है उस पर राजनीतिक पार्टियां विचार करें।
तो अब चुनाव आयोग के सख्त निर्देश का जो असर है वो क्या होगा, आज इसको थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है चर्चा में आपका। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत है। टीपू पौड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीपू पौड़िया जी, आपका भी स्वागत। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब नाराजगी व्यक्त किया है, और वो भी तब जब हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में अब कुछ घंटों का ही जो वक्त है वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बचा है मतदान के लिए, लेकिन धार्मिक आधार पर प्रचार प्रसार ना हो, अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। सेना के राजनीतिकरण की अगर बात होगी तो उस पर चुनाव आयोग ने नाराजगी व्यक्त की कि भाई ऐसा ना किया जाए। चुनाव आयोग किस नाराजगी को कैसे देखते हैं, उस निर्देश का कैसे पालन करेंगे आप लोग? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग का सख्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक ऐसा आयोग है जिसको पूरे देश के अंदर शांतिपूर्वक और स्वच्छ तरीके से चुनाव कराने होते हैं। तो ऐसी किसी भी बयानबाजी को रोकना उनका प्रथम कार्य होता है कि देश की जनता को भ्रमित कोई भी ना करे। जैसे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रोहतक से, वो महालक्ष्मी योजना जिसकी कंप्लेंट भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को की है 20 तारीख को, उसमें उनके उस पोस्टर के ऊपर जो लिखा, पिंक एक कार्ड बनाया हुआ है और उसपे लिखा हुआ है कि पिंक कार्ड अगर नहीं बनवाया है तो आप कांग्रेस के नजदीक ही अपने कार्यालय में जाकर के वो पिंक कार्ड बनवा सकते हैं। और उस पिंक कार्ड के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा की फोटो है और उस पर सारे के सारी डिटेल्स जो एक परिवार की होनी चाहिए वो सारी डिटेल्स में उस पे मेंशन है, नाम है, पता है, कौन सा वार्ड है, कौन सा उनका बूथ नंबर है, कितने घर में जो चुनाव में वोट डालने वाले वोटर्स हैं उनका सारा का सारा बायोडाटा उन्होंने ब्यौरा उस पर लिया हुआ है। और उस पर लिखा भी हुआ है कि 8500 रुपए की आपको हर महीने मिला करेगा। तो सीधा सीधा चुनाव आयोग का भी उल्लंघन है और लोगों को बरगलाने की और लोगों के सामने ऐसे एक प्रलोभन देने की भी कोशिश आज कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जो कि रोहतक सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर ऐसी एक संगीन चीजें वहां पर देखने को मिली हैं कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले भी चुनाव आयोग कह चुके हैं कि आपको सेना के ऊपर नहीं बोलना है या अग्निवीर पर नहीं बोलना है। सेना का सम्मान करना ना तो राहुल गांधी जी को कभी आया है, ना ही कांग्रेस पार्टी को कभी आया है, क्योंकि 2014 से पहले हमारे जो जवान थे वो सेना में जब खड़े होते थे सीमाओं के ऊपर, तो सीमा पर गोली चलाई जाती थी, पत्थरबाजी की जाती थी। तो सेना का सम्मान इनको तब भी समझ में नहीं आता था कि एक जवान का आत्मसम्मान क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। वो अगर जाना है तो नरेंद्र मोदी जी ने जाना है, भारतीय जनता पार्टी ने जाना है। तो 2014 के बाद से छिटपुट अगर कोई घटना हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ी चीजें नहीं हुई हैं कि जिससे हमारे हरियाणा के लाल तिरंगे में लिपट कर आते हो। और नहीं तो पहले 2014 से पहले अगर हम दिन ठीक है, लेकिन पंकज जी, कांग्रेस की तो तमाम खामियां आप बता रहे हैं, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर प्रचार प्रसार ना हो इसका ख्याल रखने के भी निर्देश हैं। और ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी लगाती रहती है कि आप लोगों के भी स्टार प्रचारक इस तरह के जाति और धर्म में बांटने की या धार्मिक आधार पर कहीं वोट कर लेने की बात करते हैं। ये निर्देश आपके लिए भी? आयुष जी, नाना पटोले ने क्या बोला है, कांग्रेस के ही नेता हैं, कि राम मंदिर का हम शुद्धिकरण करेंगे अगर हम आए तो। किसने यूज किया राम मंदिर के नाम का? कौन कह रहा है कि शुद्धिकरण करना पड़ेगा? अरे रामलला के मंदिर को आप किस चीज से शुद्ध करना चाहते हैं? राम भगवान का अगर मंदिर है तो वो अपने आप में शुद्ध है। ऐसी कौन कर रहा है? ऐसी बातें कांग्रेस कर रही है। मणिशंकर अय्यर क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का प्रेम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि परमाणु बम है। आज कौन कर रहा है पाकिस्तान की बातें, राम मंदिर की बातें? सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। सैम पित्रोदा का बयान क्या था कि विरासत टैक्स लिया जाएगा, नक्सल भेद की राजनीति के बारे में नहीं, ठीक है, वो बयानबाजियां ठीक है, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे तो आप लोग कहते हैं ना भाई हमने मंदिर बनाया, तो जब आप राम के नाम पर आप लोग ये कहेंगे जनता को कि भाई हमने मंदिर बनाकर आपको दिया, तो फिर तो कांग्रेस से इस तरह की बातें कहेगी। ये हम नहीं कह रहे, पूरे देश की जनता कह रही है कि जो 500 सालों से जो मुद्दा रुका हुआ था, जो 55 सालों तक कांग्रेस ने राज किया और फिर भी वो राम मंदिर नहीं बनने दिया, तो राम मंदिर बन के रहेगा। जनता की आवाज है उसी कि जो राम को लाए। नहीं, ठीक है, जनता की आवाज तो है, फिर चुनाव आयोग को ये नहीं कहना पड़ता ना। चुनाव आयोग के निर्देश सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी। ठीक है, मैं रविंद्र ढूल जी का रुख करता हूं। ढूल साहब,
ये जो चुनाव आयोग को सख्ती बरतनी पड़ रही है, या ये जो चुनाव आयोग को कहना पड़ रहा है कि इस तरह की बयानबाजियों से परहेज करें, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा था चुनाव आयोग का ऑर्डर। मेरे हिसाब से इस ऑर्डर को चैलेंजेबल मानता हूं कांग्रेस के कंटेक्स्ट में। यदि आप अग्निवीर के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट टू अवर लीगल राइट्स, यदि आप अग्निवीर की बात करते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से विरोध में, हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है कि हम इसे खत्म करेंगे तो हम करेंगे, इस योजना को खत्म करेंगे तो करेंगे। हमारी तरफ से घोषणा है बिल्कुल स्पष्ट। अब मुझे ये बताइए कि यदि हम सेना के नाम पर वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने 2019 का पूरा चुनाव जो है पुलवामा के एक दुखद त्रासदी के ऊपर लड़ने का काम किया था, ये है हम नहीं सेना के नाम पे वोट मांगे। हमने कभी भी नहीं कहा ऐसा कि भी सेना के नाम पे हम वोट मांगे, नहीं। हमने ये कहा है कि ये योजना है, ये गलत है, कांग्रेस पार्टी से गलत मानती है, सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी से खत्म करने का काम करेगी, और इस चीज को हम कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं और करेंगे और करके दिखाएंगे। जहां तक बात आ गई गलत बयानबाजी की, अब भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव के टाइम पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसानों के खाते में पैसे भेज करके लोगों में प्रचार करने का काम करे तो वो ठीक है। लेकिन यदि कांग्रेस ये कहती है कि भी हम 8500 रुपए खाते में डालने का काम करेंगे, तो ये हमारी घोषणा है, और वो भी लिखित में घोषणा है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग को इस चीज से कोई लेना देना होना चाहिए कि लिखित में कांग्रेस क्या घोषणा करेगी क्या नहीं, ये उनकी हदें हैं। लेकिन अब आ जाती है दूसरी चीज के ऊपर। मैं प्रधानमंत्री को भी 1 मिनट पहले भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, इंडिया गठबंधन वाले, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो कभी कहते नहीं है कभी, जो सपा और कांग्रेस वाले जो है टोटी उतार करके ले जाएंगे, आपके बैंक के खाते बंद करा देंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे घर से। इस लेवल पे स्टूप जो करते हैं, लो स्टूप करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने अपने डेकोरम इस प्रकार से कभी खराब करने का काम किया हो कि वो ये कह रहा हो कि आपके दूसरी पार्टी का दल का व्यक्ति आपके घर में से एक भैंस उठा करके ले जाए। इस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी लेकर के गई है इस चुनाव को, हम नहीं। और मैं कहता हूं यदि चुनाव आयोग सच्चाई में संजीदा है, बड़ी उससे कह रहा हूं, संजीदगी के साथ कह रहा हूं, सच्चाई में संजीदा है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR करने का काम करे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, और ये सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला है जो कि सबको पता है, और इसी चीज के ऊपर कांग्रेस के द्वारा कंप्लेंट की गई थी। इसके ऊपर आपने कार्रवाई करने के लिए आखिरी लेवल तक लेकर के आए हैं, और आखिरी समय तक देखिए, जब चुनाव प्रचार 5वें 6ठे स्तर का जो है उसका खत्म होने पे आया है, और बिल्कुल 5 या 6 दिन का पूरे देश के अंदर चुनाव आ गया है, शिकायत जो है कब की थी और आप कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये संजीदगी जो चुनाव आयोग की है, मैं उसके ऊपर मैं बड़ा हैरान हूं, और मैं कहता हूं कि मैं तो अपने एक लीगल उसके ऊपर मैं एडवाइस करूंगा इस मामले में कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करना चाहिए, बाकायदा कहते हुए चैलेंज करना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि चुनाव आयोग जिसके ऊपर रोक लगाने का काम कर रहा है, और ना ही ऐसी चीज हमने पहले बोली थी, ना ही आगे बोलने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा के कई नेताओं के ऊपर FIR होनी चाहिए यदि संजीदगी चुनाव आयोग दिखाना चाहता है। तो ढुल साहब, अभी जो चुनाव आयोग के निर्देशन है उस पर आप ये कह रहे हैं कि जो सेना का राजनीतिकरण ना करने वाली बात है, या जो अग्निवीर योजना पर उन्होंने कहा कि आप उस पर बयानबाजी ना करें, आप ये कह रहे हैं कि आप उसको नहीं मानेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सेना का राजनीतिकरण हमने करा ही नहीं। अग्निवीर को योजना को समाप्त करना हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और भारत के कानून के हिसाब से मैनिफेस्टो के अंदर यदि चुनाव कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई घोषणा करती है, उसके बारे में बोलने से किसी भी स्टार प्रचारक को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, चलिए टीपू पौड़िया जी, ये चुनाव आयोग के जो निर्देशन है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज है उसको तो हम कहेंगे, अगर चुनाव आयोग ऐसा कह भी रहा है तो उसको चुनाव आयोग नहीं रोक सकता, हम ऐसा करने वाले। कैसे देखते हैं ये चुनाव आयोग की नाराजगी? देखो आयुष जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज बहस हो रही है, और जो जरूरी भी है। आज जिस प्रकार पूरे देश का जो युवा जागरूक है, उन्होंने 2019 में भी देखा, चुनाव आयोग की उस टाइम भी शक्ति देखी, भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम किन शब्दावली का इस्तेमाल किया, मोदी जी ने रैली में किन शब्दावली का इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये बातें पहले भी उठी थी।
किस प्रकार पुलवामा जो अटैक हुआ पूरे देश में उसको भुनाया गया, उस मुद्दे को, जो सेना में जो हमारे जवान है जो शहीद हुए, उनकी फोटो रख के वो रैली करी गई। मतलब मैं ये मानता हूँ कि देश का हर नागरिक सेना की इज्जत करता है, एक फौजी की इज्जत करता है, एक सैनिक की इज्जत करता है। और उस समय भी चुनाव आयोग ने टिप्पणी करी थी, भाई इस तरीके के शहीद जवानों की आप फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब आप आज 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव में जिस प्रकार मान ले राहुल गांधी ने अपनी तरफ से बयान दिया अग्निवीर योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाई मैं समझता हूं कि कूड़ादान वर्ड यूज ना करके आप अग्निवीर योजना को हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, जो आपका मैनिफेस्टो उस तरीके से बात रखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, भाई किस प्रकार, जैसे ढूल साहब ने भी बताया, भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है, वो भैंस वाली बात, अभी आपके घर से भैंस को अन्य दल का खोल के ले जाएगा और आपके मंगलसूत्र पे खतरा हो जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेनीवाल साहब की मैं बात सुन रहा था, आपने कहा कि आप भी तो राम मंदिर का मुद्दा है जो अपने से जोड़ करके कहते हो उसको, भाई ये भी तो धर्म की बात आप कर रहे हो। भाई राम सबके दिल में है, सबकी जुबान में है, आप उसका यूं प्रचार करना अभी राम को हम ही लेकर के आए, भाई ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री राम इससे पहले नहीं थे। भाई ठीक है, भाई मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, पूरे देश की जनता खुश है उस चीज को लेकर के, लेकिन आज मैं समझता हूं कि इस तरीके आज बात नहीं, लेकिन टीपू पौड़िया जी उनका ये कहना है कि वो क्रेडिट जनता उनको दे रही है, वो क्रेडिट ले नहीं रहे, जनता उनको दे रही है वो क्रेडिट। देखो आप इतने बड़े स्तर पे एडवर्टाइजमेंट करोगे, आप बसों को लगा करके भी आप वहां जाइए, ये करिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को कहोगे भी आप घर घर जा करके आप इस तरीके से प्रचार करिए, तो क्या ये प्रचार नहीं है? ये प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया, हम सराहना करते हैं उसकी, भाई वो बहुत अच्छा काम किया, मंदिर का भव्य निर्माण होना जरूरी था और वो हुआ भी है। लेकिन बात तो ये है कि जैसे चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं, भाई धर्म के नाम पर आप प्रचार ना करो पार्टियां, सेना के नाम पर आप प्रचार ना करो, सेना के नाम पे वोट ना मांगो। आज अगर बात देखो, आज पूरा देश देख रहा है, दो राष्ट्रीय दल हैं, पूरा देश उनको देख रहा है कि आप किस तरीके की आज बात होनी चाहिए, रोजगार पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, महिलाओं की सुरक्षा पर और शिक्षा पर बात होनी चाहिए। भाई किस प्रकार अगर मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों बच्चे दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में कोचिंग लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में महंगी लाखों रुपए फीस भरते हैं, और किस प्रकार जब भर्तियां निकलने का वो इंतजार करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल उनका कैसे बीत जाता है। ठीक है, लेकिन टीपू जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं या जिनकी गाइडलाइंस हैं उसकी कहीं अवहेलना कर रही हैं? दोनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल अवहेलना कर रही है आयुष जी, और देश की जनता इस चीज को देख रही है। राजनीति का सतर इस कदर नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, उसकी एक मर्यादा। चलिए, आपने कहा कि दोनों पार्टियां अवहेलना कर रही हैं और दोनों को इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं ओंकार जी का रुख करता हूं। ओंकार जी, चुनाव आयोग को यह सख्त लहजे में क्यों कहना पड़ रहा है? चुनाव आयोग जो बात कह रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आयुष जी, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ है निष्पक्षता, स्वतंत्रता है कहाँ? सब ढकोसलेबाजी है, सब नौटंकी है। कहाँ है चुनाव आयोग? रोज की हजारों कंप्लेंट्स हम भी करते हैं, कहाँ है चुनाव आयोग? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। वास्तविक स्थिति क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2014 के बाद से राजनीति का जो नैतिकता का स्तर है वो पतन के लेवल पर चला गया, बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। कोई भी नेता कहते हुए कुछ नहीं सोचता, और जब देश के मुखिया, जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व जिनकी पूजा भी होनी चाहिए अच्छे कार्यों के लिए, वो जब भैंस और मंगलसूत्र की बात करने लग जाते हैं, तो क्या इससे उम्मीद की जा सकती है? वास्तविकता यह, आज बीजेपी डरी हुई है, और इस डर की वजह से बीजेपी चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं ऑर्डर पास करवा लेगी। क्या बड़ी बात है? वास्तव में तो देखा जाए चुनाव आयोग आज सुप्रीम है, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी शक्तियां कहां देख रहा है? हर एक संस्था का बीजेपी दुरुपयोग करती है। आज अगर बात होनी चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध पर होनी चाहिए, नशे पर होनी चाहिए, बात किस पर हो रही है? राम मंदिर पर। और राम मंदिर बनाया किसने? आयुषी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 10-10 रुपए इकट्ठे किए गए, उससे राम मंदिर बना। और बीजेपी है क्या चीज?
मैंने तो वो भी देखे, पूरी अखबार में बड़ा सा पोस्टर आया, मोदी जी की इतनी बड़ी फोटो है, इतनी बड़ी, और भगवान श्री राम की इतनी सी फोटो है, उंगली पकड़ के भगवान श्री राम को मोदी जी ले जा रहे हैं। बताओ, ऐसा व्यक्तित्व है भगवान श्री राम का? ऐसा व्यक्तित्व है मोदी जी का? क्या मोदी जी उंगली पकड़ के भगवान श्री राम को लेके जाएंगे? ये तौहीन है, ये निंदनीय है। अगर ऐसा कर्म कहीं सिख धर्म में होता तो यहाँ पे बवाल हो गया होता। लेकिन अफसोस कि हिंदू धर्म के लोग ये चीज क्यों नहीं सोचते। कौन है बीजेपी राम को लाने वाली? भगवान श्री राम का चरित्र 16 कला संपन्न अगर कोई हुए तो भगवान श्री राम हुए। उनको क्या बीजेपी लेके आएगी? कितनी छोटी और तुच्छ सोच है इन लोगों की। और दूसरी बात, ये कहते हैं सेना के नाम का प्रयोग ना हो। आज चुनाव आयोग को याद आ गया सेना का। पुलवामा का जब अटैक हुआ था, जब पार्थिव शरीर आए थे हमारे शहीदों के, उस पर राजनीति किसने की थी? अभिनंदन पर राजनीति किसने की थी? उस समय तो इन्होंने इन अभिनंदन और पार्थिव शरीरों को लेके देश में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे जो बीजेपी वाले हैं वही राष्ट्रवादी हैं, बाकी सारे तो देशद्रोही हैं। आज बात मुद्दों पर होनी चाहिए। आयुष जी, बहुत अफसोस की बात है, पढ़ा लिखा युवा आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और आज जब बीजेपी को इनको लगा कि आज इनकी सत्ता खिसकने वाली है, आज ये चुनाव आयोग से अंत शंत ऐसे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, बीजेपी ने ये कहलवाया है, आप चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? एक मिनट अपनी मां, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 मिनट में पूरी बात करूंगा। चुनाव आयोग को वो चीजें नहीं नजर आती जब मंगलसूत्र की बात की जाती है, जब एक भैंस की बात की जाती है, वो नहीं नजर आता चुनाव आयोग को। हर रोज हम देखते हैं सरेआम चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ती हैं। और आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया बीजेपी में कि हम प्रवक्ता साथी भी जब बहस करते हैं तो बीजेपी वाले हमारे को ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे कच्चा खा जाएंगे। ये हालात आज देश के हो चुके हैं, जबकि राजनीति स्वच्छता से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पंकज जी बड़ी बात कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आप लोगों के दबाव में काम कर रहा है। जब आप लोग पुलवामा में और सैनिकों की बात करते हैं तब चुनाव आयोग प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन अगर आज वो ऐसी बात कह रहा है तो फिर इस तरह के बयानबाजी के मायने वो दूसरी तरह से निकाल रहे हैं। और दोनों ही राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियों पर सवाल जननायक जनता पार्टी ने भी खड़े किए कि वो चीजें आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की। पंकज जी, जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, जेजेपी और इनेलो के मेरे जो भाई हैं, उनको जनता ने ही दरकिनार किया हुआ है। जनता उनको नहीं चाहती है। वो निम्न स्तर उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो अब राजनीति से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। ना जनता उनको पसंद करती है, ना जनता उनकी नीतियों को पसंद करती है, ना जनता उनकी कार्यशैली को पहले पसंद करती थी। इसलिए इन लोगों को, इनेलो वालों को सत्ता से बाहर निकालकर एक सीट पर लाकर छोड़ दिया है। तो इनको पता नहीं, मुझे तीनों ही मेरे साथियों को राम मंदिर बन जाने से क्या परेशानी है, राम भगवान का अस्तित्व। अरे तो फिर सवाल किस चीज का? अरे सवाल किस चीज का है? परेशानी किस चीज की है? अरे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पूरे देश के अंदर राम मंदिर बनने के पीछे राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पूरे देश के अंदर भगवान राम की पूजा हो रही थी। लेकिन आप लोग तो बार चलिए एक एक करके ओंकार जी, लेकिन एक ही बात बार बार आप लोगों को करनी है कि अरे राम मंदिर बना है, पूरे देश ने बनाया है, सरकार ने तो नहीं बनाया। 10-10 रुपए देकर एक एक ईंट लगाकर बनाया है, तो उसमें राजनीति आप लोगों ने, तो इसमें परेशानी क्या है आप लोगों को? अगर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अरे ओंकार जी, एक सेकंड, एक एक करके ओंकार जी, टिप्पू जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं, एक एक करके सब लोग एक एक करके, पहले नहीं, ऐसे नहीं ओंकार जी, ऐसे नहीं ओंकार जी, जब प्रश्न उठाया सवाल का जवाब आने दीजिए। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट, नहीं ओंकार जी, ऐसे नहीं, ये इंटरप्शन बीच में नहीं। अरे ठीक है, आपका प्रश्न आ गया ना, जवाब आने दीजिए। पंकज जी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो राम मंदिर बन गया, बनाया है उसको, कोई भी अड़चने नहीं आने दी। अरे कोई भी अड़चने नहीं आने दी, बीजेपी ने बनाया। नहीं तो आप लोग ही कहते थे कि बन नहीं पाएगा,
आप लोग कहते थे कांग्रेस के साथ मिलकर के कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा, बना के दिखाया है। अरे बना के दिखाया है राम मंदिर। आप तो कहते थे 370 नहीं हट सकती, 370 हटा के दिखाई है। अरे आप लोगों के टाइम में तो रोज हमारे तिरंगे में हमारे जवान आते थे, अब नहीं आते जवान। और एयर स्ट्राइक के सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हमने। अरे पाकिस्तान को आंखें दिखा करके बात करते हैं, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है बातें करने की। पाकिस्तान की बात आप बोल रहे हैं। तो यही तो पंकज बेनीवाल जी कहना ना राजनीतिक दलों का। पंकज बेनीवाल जी यही तो कहना है कि जब आप धर्म की बात करें, आप राम की बात करें, आप सेना की बात करें, जब आप सेना की बात करें, जब आप सेना की बात करें, अरे ओंकार जी एक सेकंड, ओंकार जी ऐसे नहीं, ओंकार जी ऐसे नहीं, ओंकार जी ऐसे नहीं, ओंकार जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं ओंकार जी ये अलाउ नहीं करूंगा मैं, ये अलाउ नहीं। पंकज जी एक सेकंड, पंकज जी मूल प्रश्न पर आते हैं। अभी आप राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं, अभी आप सेना की भी बात कर रहे हैं, अभी आप पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। भाई इन्हीं बातों को तो नहीं करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है, और इसी पर उनकी आपत्ति कि जब आप लोग कहते हैं तब चुनाव आयोग कोई निर्देश नहीं देता। मैं तो आयुष जी सिर्फ बातों का जवाब दे रहा था। मैं तो आपको पहले वक्तव्य में ही बताया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा महालक्ष्मी के तो कार्ड बांट रहे हैं, साथ में गारंटी कार्ड भी बांट रहे हैं। उनको आज नौबत क्या आन पड़ी, अरे मेरे कहीं करना है तो 4 जून के बाद देख लेना। आप हार रहे हैं, अपने हार के डर से लोगों को प्रलोभन देना चाहते हैं, सिर्फ प्रलोभन देना चाह रहे हैं, और प्रलोभन देकर के वो कार्ड बांट रहे हैं वहां पर लोगों को। अरे गारंटी ऐसे नहीं दी गई। अरे 2014 में आशा थी लोगों को कि मोदी जी आएंगे और अच्छा काम करेंगे। 2019 में विश्वास हुआ जनता को कि काम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आज लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि 10 साल का जो हमारा कार्यकाल है, जो हमारा अच्छा कार्यकाल है, अब जो हम विकसित कर देंगे, ये गारंटी है। अरे ओंकार बिल्कुल देनी पड़ती है गारंटी। क्या हो गया? अरे ओंकार जी भाई ऐसे तो आप भी वादा कर रहे हैं ना चुनाव में जाकर के, इनेलो क्यों वादा कर रहे हैं जाकर चुनाव में? ये कैसी बात है? इनेलो एक गारंटी दे के दिखा दो कि इनेलो आएगी तो ये कर देगी। अरे आपको पता है कि आपको जनता नकार चुकी है, हमें पता है कि जनता हमें लगातार प्यार करती है। ओंकार जी ऐसे नहीं, ओंकार जी ऐसे नहीं, ये 1 to 1 बार-बार आप डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं? जून को पता लगेगा जब मैं आपको समय दे रहा हूं। ओंकार जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बेनीवाल जी ये प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है, नहीं बेनीवाल जी प्रश्न मूल ये है कि अभी चुनाव आयोग जिन बातों को लेकर के आपत्ति कर रहा है, उस पर विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि वो दबाव में है आप लोगों के। मैं वही कह रहा हूं आपको, 2014 से जनता ने इन सारे विपक्षी दलों को बाहर कर दिया है, तो ये अनर्गल बातें करना इनके लिए एक अतिशोक्ति नहीं है। ये लोग बातें करेंगे, ऐसे ही तो बातें करना पसंद करते हैं ये लोग, ऐसी ही बातें इनके जहन में आती हैं कि सीबीआई ईडी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। अरे मतलब अरविंद केजरीवाल को पकड़ ले, लालू प्रसाद यादव को पकड़ ले, हेमंत सोरेन को पकड़ ले, या फिर कोई भी ऐसा नेता जो चोर भ्रष्टाचार करता वो अंदर चला जाए, इनके ही संगठन का हो तो लोकतंत्र खतरे में है, और छूट जाए तो लोकतंत्र। अरे ओंकार जी, जब संजय सिंह अरविंद केजरीवाल अंदर गया तो लोकतंत्र खतरे में, आज बाहर आ गया तो लोकतंत्र की जिंदा हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट जिंदा हो गया। मतलब क्या डबल स्टैंडर्ड बातें करते हैं आप लोग। आपका कोई स्टैंड तो होना चाहिए बात करने के लिए कि ये स्टैंड है हमारा। आपका क्या स्टैंड है? सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग। अरे ठीक है भाई, गारंटी और चुनावी वायदे करना और कोई चीज रिटर्न में देना, दोनों में अंतर होता है। ओंकार जितनी बेसिक बात तो आपको भी पता है ना, आप भी तो वादे कर रहे हैं ना जाकर के। अब आप क्यों कर रहे हैं ये वादे? कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, तो कर रहे हैं, तो भाई वादे करें, गारंटी दे, बात एक ही है भाई, उसमें कोई अच्छा मतलब मैं इसमें डिफरेंस है क्या? एक सेकंड ओंकार जी, वादा करना और गारंटी देना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर आप वादा कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसको पूरा ना भी करें, हो सकता है आप उसको पूरा ना भी करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसा आयुष जी, मोदी जी खुद ओंकार जी यही तो मैं कह रहा हूं ना भाई, आप भी तो वादे कर रहे हैं ना, वादे करना और आप रिटर्न में कोई चीज लिख करके दे कि भाई इसका फॉर्म भर दीजिए, उस पर उनकी आपत्ति है। 75 करोड़ पेंशन नहीं, आप गारंटी दीजिए, गारंटी पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, गारंटी कांग्रेस दे, जेजेपी दे, इनेलो दे, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। चुनावी वादे तो सब करते हैं ना, लेकिन चुनावी वादों की आड़ में वो गारंटी पत्र ले जा के आप रोहतक में बांटेंगे जनता को। अभी मैं जवाब लेता हूं, एक सेकंड। रविंद्र टूल जी बताइए रविंद्र जी, ये आपत्ति है उनकी कि भाई गारंटी का जो कार्ड बढ़वा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि अब आपको जनता वोट नहीं करेगी, तो आप पहले से ऐसा कर रहे हैं कि गारंटी का कार्ड भर दो ताकि वो आपको वोट करे आगे। रविंद्र जी, आपका हमारा मैनिफेस्टो लिखित में है, सभी पार्टियों का लिखित में है। अगर हमारी 5 गारंटी हम दे रहे हैं, अगर लिख करके दें या जब बोल करके दें, वो हमारी गारंटी है। हम ये नहीं कह रहे, हम भी छाती ठोक करके जिस प्रकार से हम कह रहे हैं ना, ऐसे ही मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। वो क्या है? वो कुछ अलग चीज थोड़ी ना है।
आप समझिए, मेरे पास में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास में भी हैं जो कि मैं कर सकता हूं या हमें करनी चाहिए, लेकिन उसका संज्ञान कौन लेता है? और इतना बिलेटेड और इतना लास्ट स्टेज पर जिस प्रकार से संज्ञान लिया है ना, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान। कम से कम 25 दिन पहले कंप्लेंट की गई थी, तुरंत सेम डे एक्शन होना चाहिए था। यदि कांग्रेस गलती करती है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर रोक लगाइए कांग्रेस के बोलने के लिए, लेकिन जिस प्रकार के बयानबाजी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से हो रही है, स्पष्ट तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से एफआईआर भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर बनती है, स्पष्ट तौर पे। लिंक करेगा कौन? क्या आज किसी भी मतलब चुनाव आयोग के किसी सदस्य के अंदर वो ताकत है? इनके पास, सरकार के पास बहुत ताकत थी। जब चुनाव आयोग का सदस्य चुनने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की ताकत थी सरकार के पास में, कि भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी कंसल्टेटिंग कमेटी के अंदर नहीं रहेंगे जो चुनाव आयोग के सदस्यों को लगाएगा। कारण क्या था? अपनी मनमर्जी के लोगों को लगाना था। अब आपने अपनी मनमर्जी के लोगों को लगा करके उनका अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करिएगा। क्यों? चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि आप 10-10 दिन तक डाटा नहीं रिलीज कर रहे हैं जो वोटिंग का है? वो नहीं दिखता। जो वोटिंग ईवीएम के फॉर्म 17A जो है आपका, जो साइन करके जो देना होता है बूथ के ऊपर, बूथ लेवल के ऊपर जो हमारे जो पोलिंग ऑफिसर है वो 17A फॉर्म भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? और 1 हफ्ते के बाद में डाटा रिलीज हो रहा है जो कि 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉल्ट चुनाव आयोग के हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर संज्ञान में इस समय पर। चुनाव आयोग को भी इस देश की जनता को उतना ही जवाब देना है जितना जवाब हमको देना है। ये जवाब इनको देना पड़ेगा, किन किन चीजों को आप छिपा रहे हो और सरकार की किन किन बेजा हरकतों को आप के ऊपर रोक लगाने से आप पीछे हट रहे हो। ठीक है, टीपू पोड़िया जी क्या कहना चाह रहे थे? देखो आयुष जी, एक टाइम था भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई लाइन पे भाषण दे दिया या कोई लाइन बोल दी, उस लाइन को कोई काटने वाला नेता नहीं था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर रैली करके गए नवीन जिंदल के फेवर में, और कल नहीं आज ही जो रोड शो था जेपी नड्डा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सवाल उठाया, कांग्रेस ने घोटाले किए तो उसमें सवाल उठाया कि कोयला घोटाला, जिसमें कि कोयला घोटाला में सीधा सीधा नाम स्पष्ट है नवीन जिंदल का है। नरेंद्र मोदी जो कोयला घोटाला चोर जिसको बताते थे, उसी के पक्ष में रैली करके आए और उसी को फिर दोबारा जेपी नड्डा जी ने उठाया। और राजनाथ सिंह करनाल लोकसभा में आकर के घरोंडा में रैली करके गए। राजनाथ सिंह अपने भाषण में क्या कहते हैं? अगर कोई कैंडिडेट अगर ठीक नहीं हो तो आप लोग मोदी जी का चेहरा देख करके वोट दे देना। तो पिछले काफी टाइम से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा जो देती थी, उनके भाषणों से धीरे धीरे वो 400 पार वाली लाइन गायब होती चली गई। और किस प्रकार पर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की जो लाइन बिल्कुल अलग नजर आई। तो इससे ये भी जनता देख रही है, हमें भी ये लग रहा है अगर 400 से नीचे रह गए, 220 पे 210 पे जो अगर भारतीय जनता पार्टी जो नजर आ रही है रहेगी, तो इसमें बीजेपी में भी गुटबाजी ऊपरले सत्र पे शुरू हो चुकी है। और इसका जो सीधा जो भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो लोग समझ चुके हैं भी कैसे जनता उसको नकारना शुरू कर दिया, भी किस प्रकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो बात करते थे, आज उस मुद्दे पर कोई बात नहीं। ठीक है टीपू जी, देखिए भाई, जनता ने उनको नकारा या नहीं नकारा इसके लिए तो हम लोग 4 तारीख तक का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि ओपोनेंट पार्टी तो आप ये तो कहेंगे नहीं कि मोदी चुन करके ही आ जाएंगे। मैं ये केवल जानना चाह रहा हूं कि मूल प्रश्न ये था, आपको ये लग रहा नहीं टीपू पोड़िया जी ऐसे नहीं ना, आप अपने भी सारे कैंडिडेट को जीता हुआ ही मान के चल रहे हैं ना, लेकिन उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। आप तो ये कहेंगे रविंद्र ढुल जी भी यही कहेंगे, ओंकार जी भी यही कहेंगे और बेनीवाल जी भी यही बात कहेंगे। सब लोग एक दूसरे के जो नेता हैं उनके बारे में ऐसी ही बातें कहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं खाली कि चुनाव आयोग जो निर्देशन दे रहा है, क्योंकि उस पर सभी पार्टियों की अलग अलग राय, किसी का यह कहना है कि ठीक है कि उस निर्देशन का जो पालन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा, हम चुनाव आयोग पे जा रहे हैं। कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि नहीं, चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। जननायक जनता पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? भाई चुनाव आयोग को बिल्कुल सख्त हो जाना चाहिए। अगर कोई चीज सामने आती है, भाई कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग के पास आ गई और उसको 20 से 25 दिन बाद एक्शन क्यों लेना है? इतने तो चुनाव ही हो जाएगा।
अब कल शाम को 5 बजे तक तो प्रचार हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद हो जाना है, प्रचार बंद हो जाना, नेताओं की बयानबाजी बंद हो जानी है। और अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर अगर चुनाव इस तरीके की बातें करता है, मैं तो ये समझता हूँ चुनाव आयोग को ये टिप्पणी करने की बजाय सख्त सख्त कार्रवाई 2019 में भी करनी चाहिए थी, और नहीं कर पाए तो 2024 में तो जरूर करें। ठीक है ओंकार जी, ये निर्देशन आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग का अभी भी कोई इसका कोई पालन करेगा, या केवल ये कहने से काम चलेगा कि दबाव में काम कर रहा है इसलिए ठीक है चुनाव आयोग जो कह रहा है हमें जो करना है हम वो करेंगे? आयुष जी, आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अगर सवाल उठे हैं, कोई तो कारण होगा, कोई तो बात होगी। हाँ, चुनाव आयोग ने अच्छा आदेश दिया, उसका पालन करवाना भी तो चुनाव आयोग का काम है। कौन पालन करवाएगा? कोई मंत्री करवाएगा, कोई संतरी करवाएगा। एक बात आज जरूर है, आज बीजेपी का 400 पार का जो नारा था, जो इन्होंने बॉर्डर पैदा किया था, वो बॉर्डर आज फूट चुका है। आज बीजेपी घबराई हुई है। चुनाव आयोग, मैं कहता हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, और कोई भी इनके पास कंप्लेंट आए विद इन आवर 1 घंटे और 2 घंटे के बीच में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी क्या कार्रवाई होगी? जब चुनाव भी निकल जाएगा तो चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा? वास्तविकता यह आयुष जी, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है कि चुनाव आयोग भी कठपुतली बनकर रह गया और कुछ नहीं है इसके बीच में। आप देखिए, आज प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं। याद कीजिए, नोटबंदी जब करी थी मोदी जी ने, इन्होंने कहा था मात्र 50 दिन का समय मेरे को दे दो, अगर मेरी कोई गलती निकली तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। आज चौराहे चौराहे पर बुलाया जाता, कहां आते हैं? आप ये देखिए, लगभग 200 लोग मारे गए उसमें, नोटबंदी में, और फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्या रिपोर्ट है उसकी? कुछ भी नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज राजनीति में नैतिकता का स्तर बिल्कुल गिर चुका है, ये सच्चाई है। जो मर्जी बोल दो, नेताओं को ये लगता है आज तो जो भी घोषणा करनी कर दो, आज वोट लेके घर चले जाओ, कल को जब जनता आएगी तब देखा जाएगा। ये बहुत अजीब सी बात हो चुकी है, और ये तब हुई है जब बीजेपी शासन में आई। उससे पहले भी थी, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं थी। आज ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे पे आवाज उठाते हैं, उंगली उठाते हैं कि हमारी 1 सीट है विधानसभा की, तो हम कौन सा कह रहे 10 हैं? हम भी तो कह रहे 1 है, लेकिन 1 से कब 50 हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। इनकी भी 2009 में नहीं, ये तो फिर से मैं जनता पे छोड़ूंगा, लेकिन हाँ ये बात सही है ओंकार जी कि राजनीतिक जो मान मर्यादा है कम से कम उसका ख्याल सभी पॉलिटिकल पार्टी को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव आयोग सख्त है, चुनाव आयोग के निर्देश भी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इन्हीं निर्देशों का जो पालन है वो ग्राउंड पर होता कैसे है, और इसके लिए वक्त और समय का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।